नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी वर्तमान में नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और आप लालायित हैं राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। आपसे पूर्व बीपीएससी के जरिए आपके जूनियर बहुत सारे शिक्षक आपके विद्यालय में कार्यरत हैं और राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें प्राप्त हो चुका है। लेकिन आप सभी अभी राज्यकर्मी नहीं बन पाए हैं आधिकारिक रूप से। तो आप सभी को अब वो क्षण, वो पल जिसका आपका बेसब्री से वर्षों से इंतजार रहा है, आप सड़क से लेकर के सदन तक इस बात के लिए कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो, इस हेतु आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन आप सभी को कतई अंदेशा नहीं था कि आपको पुनः जो है इतने वर्ष शिक्षक के रूप में सेवा प्रदान करने के बाद भी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु मामूली सी सक्षमता परीक्षा पास करने की आवश्यकता पड़ेगी। हालाँकि यह कितना मामूली सा होगा, यह तो परीक्षा भवन में जाने के बाद जब प्रश्न पत्र आपके समक्ष आएँगे, तभी पता चलेगा कि इस मामूली सी परीक्षा को पास करना भी मामूली सी बात है या फिर मामूली सी बात नहीं है। गुरुजनों, बहुत ही लेंदी प्रोसेस है आवेदन से लेकर के योगदान तक। इसी बीच जाँच प्रक्रिया भी बहुत सख्ती से किया जाएगा। आप सभी को उन सारी प्रक्रियाओं से गुज़रना है। आप सभी को ज्ञात है कि आपको नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु 3 ही मौके दिए गए हैं सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए। 3 बार में ही आपको सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने हैं। इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है, लेकिन आपको अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करना इस उद्देश्य के लिए है कि आपको चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिल सके, आप होम डिस्ट्रिक्ट में ही कार्यरत रहें और आपको अच्छा-सा जॉब लोकेशन मिल सके, जहाँ पे आप अनुकूलित हो, संतुष्टिपूर्वक आप पठन-पाठन का कार्य कर सकें। और मार्क्स के आधार पर ही वरीयता देने की बात कही जा रही है, तो अधिक मार्क्स होंगे तो आपको वरीयता भी अधिक मिलेंगे, यह भी एक कारण है। तो इसलिए आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से आपको सक्षमता परीक्षा हेतु तैयारी करने हैं, ताकि अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर आप उच्चतम वरीयता के साथ-साथ आप चॉइस जॉब लोकेशन भी प्राप्त कर सकें। होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट में आप जो है शिक्षक के रूप में कार्यरत रहें। गुरुजनों, यदि हम आवेदन से लेकर के योगदान तक की भर्ती प्रक्रिया को, अर्थात ये सारे जो सक्षमता परीक्षा की प्रक्रिया है, उसे यदि समझने का प्रयास करेंगे तो आप सभी को डिटेल्स नोटिफिकेशन 26 जनवरी 2024 के दिन आ जाएँगे। उसमें आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट दिया जाएगा। उस वेबसाइट पर जाकर के आपको कैसे आवेदन करना है, वो सारे प्रोसेस उस डिटेल्स नोटिफिकेशन में दिए जाएँगे। कितना केबी का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आप सभी को पता है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड मस्ट है। उसके साथ-साथ मैट्रिक का आपका सर्टिफ़िकेट और जिस ग्रेड हेतु आप नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, उससे संबंधित आपका सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक जो अंक पत्र हैं या फिर प्रमाण पत्र हैं, वो आपको अपलोड करने हैं। साथ ही आपका जो नियुक्ति पत्र जो प्रदान किया गया है नियोजन इकाई के द्वारा नियोजित शिक्षक के रूप में, वो आपका नियुक्ति पत्र हर हाल में आपको अपलोड करने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। फोटो, लाइव फोटो अपलोड होगा या फिर पासपोर्ट फोटो, ये आपको डिटेल्स नोटिफिकेशन जब जारी होंगे तो आपको बता दिए जाएँगे। परीक्षा का पैटर्न का यदि बात करें, तो परीक्षा का पैटर्न जो है वो 150 अंक का परीक्षा होगा। 150 प्रश्न रहेंगे, 150 मिनट अर्थात 2.5 घंटा आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यह आपको ध्यान में रखना है। इसलिए आप जब परीक्षा भवन में जाएँगे, तो 150 प्रश्न के सामने आप 150 प्रश्नों के सामने 4 विकल्प जो रहेंगे, उसमें से 1 विकल्प पर अवश्य ही आपको टिक आउट कर देना है, कोई एक भी छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है कि आप जो तुक्का लगाएँगे, वो तुक्का आपका सकारात्मक काम कर जाए और फिर आपको अच्छे मार्क्स आएँ और आपको वरीयता मिल जाए और आप जो है चॉइस डिस्ट्रिक्ट, होम टाउन या फिर चॉइस लोकेशन, जॉब लोकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो बहुविकल्पिक रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात बीएसईबी आपका सक्षमता परीक्षा आयोजित कराएगी। यदि इसमें खंड के रूप में बात करें तो 3-3 खंडों में बाँटा गया है। 1 to 5 की यदि बात करें तो 30 नंबर 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 चारों का हम बात करते हैं। 30 नंबर का आपका लैंग्वेज पेपर होगा। लैंग्वेज में आपका अभी डिटेल्स नोटिफिकेशन आएँगे तो उसमें आपको बता दिए जाएँगे कि इंग्लिश का कितना रहेगा और उसके साथ-साथ हिंदी, उर्दू, बांग्ला का कितने प्रश्न रहेंगे। बीपीएससी के तर्ज पर ही होंगे या फिर कुछ अलग है, वो आपको डिटेल्स नोटिफिकेशन में पता चल पाएँगे। उसके बाद आपका 40 नंबर का जो है वो समान अध्ययन से रहेंगे। समान अध्ययन में आपका मैथ रहेगा, साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, आपका ज्योग्राफी रहेगा और ईवीएस रहेगा। उसके बाद जिस भी ग्रेड के जिस विषय का आप शिक्षक हैं, ऑलरेडी आप शिक्षक हैं, तो आवेदन जब करेंगे तो आपका विषय भरना है कि किस विषय के आप शिक्षक हैं। तो जिस विषय के आप शिक्षक हैं, उस विषय से संबंधित 80 अंक के आपको प्रश्न रहेंगे। 1 to 5 का जहाँ तक बात करेंगे तो 1 to 5 में आप जो विषय होता है, तो विषय में उसके सामान्य विषय होते हैं और उसके बाद जो है उर्दू और बांग्ला का होता है। तो जो जिस विषय का शिक्षक होगा उसका उस विषय का जो है प्रश्न 80 नंबर के पूछे जाएँगे। बीपीएससी में देखा गया कि जो 120 अंक के हैं, 30 अंक के जो भाषा था उसको तो शून्य कर दिया गया बीपीएससी टीआर 2 में। हालाँकि उसमें क्वालिफाइंग नेचर का था, उसपे मेरिट नहीं बनाया गया और 120 पर सिर्फ मेरिट तैयार किए गए। हालाँकि जो सक्षमता परीक्षा होगा नियोजित शिक्षकों का, तो उनका मेरिट से कोई मतलब है नहीं। मेरिट से उनका कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ क्वालीफाई कर जाना है।
क्वालिफाइंग मार्क्स का यदि हम बात करें तो हमने आपको बताया था, कई दफ़ा हमने आपको बताया है, बीपीएससी टीआरई में जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहे हैं, एसएससी में जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं, बिहार एसएससी, तो उस वही आपका जो है, क्योंकि प्रशासनिक विभाग जो है वो तय कर चुका है क्वालिफाइंग मार्क्स, तो वही क्वालिफाइंग मार्क्स आपको रहेंगे। अर्थात 150 अंक में आपको जो युवा कैटेगरी से हैं उन्हें जो है 40% अंक लाना है, अर्थात 60 अंक लाने हैं। जो ओबीसी हैं उनको 55 अंक लाने हैं, जो ईबीसी हैं उनको 51 अंक लाने हैं, और जो आपका एससी एसटी पीएच या फिर महिला जो कैंडिडेट है, महिला चाहे जिस भी कैटेगरी का हो, उन सभी को एससी एसटी पीएच और महिला को मात्र 32% लाना है, यानी कि मात्र 32%, अर्थात 150 में से 32% निकालेंगे तो आपका 48 मार्क्स आएंगे। तो ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, और जो ये मार्क्स प्राप्त कर लेंगे वे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसके इर्द गिर्द यदि आप रहते हैं तो आपको चॉइस जिला नहीं मिलेगा, आपको बिहार के किसी भी कोने में आपको फेंक दिया जाएगा, वहां पे जाकर के आपको पढ़ाने होंगे। अर्थात आप 10 साल 15 साल से 5 साल से 2 साल से आप जहां पढ़ा रहे हैं वहां से आप हट करके अब कहां चले जाएंगे यह कह पाना मुश्किल है। तो इस हेतु आपको, चूंकि मार्क्स के आधार पर ही वरीयता आपको दिए जाएंगे, सीनियरिटी आपका तय होगा, साथ ही मार्क्स के आधार पर ही आपको चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, तो उस हेतु आपको जो है कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, ताकि आपका चॉइस लोकेशन, जॉब लोकेशन मिल सके और आपको सीनियरिटी तय हो सके, मार्क्स के आधार पर तय होना है। तो यह है, आवेदन जो है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 15 फरवरी तक आवेदन चलेंगे। इसी बीच आपको करना क्या है, 5 फरवरी से 16 फरवरी तक का तिथि तय है। जो आवेदन करेंगे उनका एडमिट कार्ड कुछ ही दिनों में वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे, वो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। एडमिट कार्ड को कहां लेकर के जाना है, वो लेकर के जाना है आपका जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास लेकर के जाना है। और जब एडमिट कार्ड आप लेकर के जाएंगे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास, तो आपको अपना आधार कार्ड ले लेना है और आपको अपना नियुक्ति पत्र ले लेना है। जो नियुक्ति पत्र आपको नियोजन इकाई से मिला था वो लेना है आपको, और एडमिट कार्ड आपको ले लेना है। अब वहां पे जाएंगे तो आपका क्या क्या मिलान किया जाएगा, तो आपने दिसंबर का वेतन उठाया है कि नहीं, वो वेतन पंजी जो होगा उससे मिलान किया जाएगा। आधार कार्ड आपका मिलान किया जाएगा। उसके बाद जो है आपका फोटो मिलान किया जाएगा एडमिट कार्ड से, और आपका चेहरा वहां पे है, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड पर जो फोटो रहेगा वो आपके फेस से मिलाया जाएगा। ये मैच करने के बाद ही जो कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे वो एडमिट कार्ड पर आपका जो है फिजिकल सिग्नेचर वो अपना कर देंगे। उसके बाद वो आपको फिर क्या करना है, उसको अपलोड करना है। फिर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आपको खोल करके लॉगिन करके और उसको पुनः जो है उस एडमिट कार्ड को अपलोड कर देने हैं। ये आपको काम करना है। उसके बाद जो है आप जब आवेदन करेंगे तो आवेदन भी सबसे सर्वप्रथम कहाँ जाएगा, आपका जो जिला है उस जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी के पास जाएगा, और वो कार्यक्रम पदाधिकारी के पास वो लॉगिन होगा। उसके बाद वो जांच करेंगे, सारा चीज मिलाएंगे वो, है ना, और उसके बाद वहां पे डिजिटली उनका सिग्नेचर हो जाएगा, और उसके बाद वो फॉरवर्ड हो जाएगा आपका कहाँ, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के पास। और जिनका यहाँ फंसा, समझिए कि उनका मामला फंस गया। तो जिनका वेतन अगर स्थगित हो गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हजारों की तादाद में से पूरे बिहार में नियोजित शिक्षक हैं जो फर्जी हैं, और जिनका जो वेतन है वो रुक गया है। अब जिनका वेतन रुका हुआ है, स्थगित है, अर्थात उन पर कार्रवाइयां हुई हैं, तो दिसंबर का वेतन उनके खाते में आया नहीं होगा। दिसंबर का वेतन आया नहीं तो फिर जो है वो भरेंगे कैसे फार्म, क्योंकि वहां मिलान होगा कि वेतन मिला है उनको कि नहीं मिला है। अब वेतन मिला है दिसंबर का, तभी जो उनका फॉरवर्ड किया जाएगा। ये पूरा लेंथी प्रोसेस है। अब जो आवेदन करेंगे आप, तो आवेदन के लिए आपको आवेदन के समय 1100 रुपए जो है परीक्षा शुल्क के रूप में आपको देने हैं। सभी को 1100 रुपए देने हैं आपको, चाहे जिस भी ग्रेड का आप चयनित जो नियोजित शिक्षक हैं वो सभी को 1100 रुपए परीक्षा शुल्क के रूप में आपको भरने हैं। आवेदन करते समय आपको जो भी डाटा फिलअप करने हैं वो डाटा सही सही भरने हैं, जिसमें आपका नाम, आपके पिता या पति का नाम, आपका जन्म तिथि, आपका योगदान का तिथि, ये आपको सही सही भरने हैं। और जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको हमने बताया, आधार कार्ड आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको जो है सीटेट, बीटेट, एसटेट या दक्षता परीक्षा आपने दिया है तो उसका आपको अपलोड करना है। उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आपका जिस भी ग्रेड का है जो शैक्षणिक योग्यता, जो अर्हता तय किया गया है वो आपको अपलोड करने हैं। आपका अर्हता तो यही है कि नियोजित शिक्षक हैं आप, वो अर्हता है आपका, चाहे जिस भी ग्रेड में हो तो अर्हता है आपका। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है, जो आप भरेंगे वो सही सही एकदम भरना है, क्योंकि उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा। तो आप सही सही भरेंगे, और हमने बताया कि किस प्रकार से प्रोसेस जो भाया होकर के, बीपीएससी वाला तो डायरेक्ट फॉर्म भरा रहा था और डायरेक्ट जो बीपीएससी के वेबसाइट पर जा रहा था, और यहाँ भाया जाना है, यानी कि आप आवेदन करेंगे, आप जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिन में जाकर खुलेगा, वो पूरा आपके आवेदन को वो जांच करेंगे, और ये सही सब चीज सही पाया जाएगा तो फिर वो अपना डिजिटल सिग्नेचर करेंगे, और उसके बाद वो फॉरवर्ड हो जाएगा बीएसईबी में, जो आपका परीक्षा आयोजित करेगी। एक फॉर्म आवेदन भरा गया, एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड पर आपका तो पहले ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का सिग्नेचर हो गया। उसके बाद वो एडमिट कार्ड लेकर के आपको जाना है परीक्षा भवन में। अब परीक्षा देने आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको आधार कार्ड लेके जाना है, आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। उसके अलावा कुछ नहीं लेकर के जाना है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा है। पेन पेपर आप ले लीजिएगा, रफ पेपर और पेन, हालांकि वहां भी मिलेगा आपको, लेकिन आप अपने पास रख लेंगे पेन और पेपर। एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड लेकर के जाना है। जब वहां जाएंगे तो अब देखिए, बीपीएससी में सिर्फ थंब इंप्रेशन लिया गया है, सीटेट में सिर्फ थंब इंप्रेशन। अब नियोजित शिक्षक
पर बहुत ज्यादा संदेह है बिहार सरकार को, क्योंकि नीतीश कुमार स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि नियोजन इकाइयों में बहुत ओलझोल हुआ है। इसीलिए जो है अब शिक्षक भर्ती जो है बीपीएससी के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि ओलझोल करने वाले यहां भी नहीं माने और यहां भी जो है सोलवर गैंग या फिर जो भी सेटिंग धांधली करने वाले लोग सक्रिय रहे और सफल भी हुए। जो अब जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसमें भारी तादाद में जो है वो फर्जी शिक्षक पाए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। महिला पुरुष सभी किस प्रकार से भाग रहे हैं वो सभी उससे आप परिचित है, सभी देख पा रहे हैं। तीसरे नियोजन इकाइयों में जो ओलझोल हुआ है, घोलमेल हुआ है, धांधली सेटिंग हुए हैं, तो सब खुलासा हो जाएंगे। इस हेतु इतने कठोरता से, सख्तियता के साथ जो है इतने लेंदी प्रोसेस के साथ प्रक्रियाएं की जा रही हैं। तो आप जब परीक्षा भवन में जाएंगे तो आपका थंब तो होगा ही, साथ साथ आपका आइरिस रिकॉग्निशन भी होगा। थंब इंप्रेशन के साथ आइरिस रिकॉग्निशन भी होगा, जो बीपीएससी वालों में वो नहीं हुआ है और आपका नियोजित शिक्षकों का होगा। इतना कठोरता से जांच किया जा रहा है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार आपका थंब इंप्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन होगा। एक परीक्षा भवन में परीक्षा देते समय, दूसरा जो आपका होगा वो आपका होगा काउंसलिंग के दौरान, काउंसलिंग जब आप कराएंगे। और ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपके पास हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। और जब परीक्षा देने जाएंगे तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड तब माना जाएगा जब उस पर जो है केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर होंगे। सभी के एडमिट कार्ड पर केंद्राधीक्षक के हस्ताक्षर होंगे और वो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड हो गया। वही ओरिजिनल एडमिट कार्ड के आधार पर और सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाकर के आपको पुनः काउंसलिंग कराने हैं। काउंसलिंग जब आप कराने जाएंगे उस समय भी आपका जो है थंब इंप्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन किया जाएगा। उसके बाद यदि सफलतापूर्वक आपका काउंसलिंग हो जाता है, उसके बाद फिर आपको योगदान होगा और योगदान के उपरांत भी आपका जो है थंब इंप्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन किए जाएंगे। तो 3 बार आपका ये प्रोसेस से 3 बार आपको गुजरना है, ये ध्यान में आपको रखना है। ये जांच प्रक्रिया होंगे, इतना आवेदन प्रक्रिया हो गया, पूरा आवेदन से लेकर के आपको योगदान तक हमने बता दिया कि किन किन प्रक्रियाओं से कैसे आपको गुजरना है, क्या क्या आपको कार्य करने हैं, इसको आपको खासे ध्यान रखने हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये मामूली सी परीक्षा पास करना भी मामूली बात नहीं है। इतना बड़ा पैटर्न और सिलेबस है, क्योंकि बीपीएससी में आपने देखा बीपीएससी के तर्ज पर ही परीक्षा होंगे, लेकिन बीपीएससी में जिस लेवल का प्रश्न पूछे गए उससे थोड़ा निम्न लेवल हो सकता है बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड पूछे, न तो फिर फर्क क्या रह जाएगा बीपीएससी और बीएससीबी में कोई फर्क क्या रह जाएगा, फिर दोनों का लेवल एक ही रहेगा। तो और बिहार बोर्ड से एग्जामिनेशन लेने का फिर क्या मतलब निकल जाएगा, फिर बीपीएससी से एग्जाम ले लेते। लेकिन आपका पैटर्न और प्रोसेस, आप सारा पैटर्न और सिलेबस आपको सेम देखने को मिल रहा है। प्रोसेस उससे भी यहाँ शक्ति बढ़ता जा रहा है और उससे भी कठिन प्रोसेस है और लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के ऊपर सरकार और शिक्षा विभाग को काफी संदेह है। इसलिए वो अपने संदेह को दूर करना चाहता है, मिटाना चाहता है और जितने भी नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजित शिक्षक जो फर्जी घुसे हुए हैं उन सभी को बाहर निकाल देना चाहता है। इसलिए वेतन स्थगित जिनका हो गया वो भरेंगे ही नहीं, क्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका फॉरवर्ड ही नहीं होगा। वहां पे कार्यक्रम पदाधिकारी के पास जाएगा, देखेगा कि इसका तो दिसंबर का वेतन ही नहीं है, बहुत दिनों से वेतन रुका हुआ है, वो पास ही नहीं करेगा, फॉरवर्ड नहीं करेगा, तो नहीं हो पाएगा। अब इतना जांच जब हो रहा है इतने बड़े स्तर पर, तो जो फर्जी होंगे वो स्वयं इसमें भाग नहीं लेंगे, क्योंकि वो पकड़े जाएंगे। अब बहुत ऐसा हुआ है कि एक आध नंबर कम भी है सीटेट वगैरह में, तो कैफे वाला से वो एडिट करवा करके और 3 लाख 5 लाख रुपया देकर के नियोजन इकाइयों में और वो बहाल हो गए हैं। तो अब उनका भी जांच होगा, क्योंकि अब जो डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, जो आप डॉक्यूमेंट्स आप देंगे, आप डॉक्यूमेंट्स बाद वाला तो आप दे नहीं सकते हैं। आपका चूंकि आपका नियुक्ति तिथि वहां पे योगदान तिथि लिया जा रहा है, तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो सारे उससे पूर्व का होना चाहिए। जब आप नियुक्ति तिथि वहां पे दिया जा रहा है, योगदान तिथि जब आपको भरने पड़ रहे हैं, वहां पे योगदान पत्र आपको अपलोड करने पड़ रहे हैं, नियुक्ति पत्र आपको अपलोड करने पड़ रहे हैं, नियुक्ति पत्र अपलोड करना ना है तो करने पड़ रहे हैं, तो उसके पूर्व का ही ना आपका सीटेट बीटेट एस्टेट जो भी उसके पूर्व का होना चाहिए। आपका बीएड डीएलएड पीजी ग्रेजुएशन वो सारे उसके पहले का होना चाहिए। उसके बाद क्या यदि आप दिखाते हैं तो फिर आप ऐसा ही छट जाएंगे। तो जो धांधली सेटिंग के द्वारा जो बहाल हुए होंगे वो छट जाएंगे, उन्हीं का छांटने हेतु इतने सारे लंबी प्रक्रिया से जो है शिक्षा विभाग को करना पड़ रहा है, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड को करना पड़ रहा है। अब इतने जो है मानव बल लगाने पड़ रहे हैं, इतने अर्थ व्यय करना पड़ रहा है, सिर्फ जो है जो वर्षों से राजस्व पर जो चंपत लगाते आए हैं, जो शिक्षा विभाग को धूल झोंक करके शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन पे जो है बंदिशें लगाने के लिए, उनको हटाने के लिए, उन्हें निकाल बाहर करने के लिए ही ऐसा प्रोसेस किया जा रहा है। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो बिचौलिए के माध्यम से बैक डेट में या फिर बिना कॉलेज यूनिवर्सिटी गए, बिना कॉलेज यूनिवर्सिटी का चेहरा देखे यदि वे सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, उस आधार पर भी शिक्षक बने हैं, तो उन्हें जरूर ही चिंताजनक विषय है और उन्हें एक बार अपने आप से जांच लेने की आवश्यकता है कि उनका डॉक्यूमेंट जो है वो सही है अथवा फर्जी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं, मैंने पूर्व में भी बहुत सारे ऐसे प्रकरण आपको बताए हैं कि जब उनका डॉक्यूमेंट्स जो है यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है, यूनिवर्सिटी में उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है। अब यूनिवर्सिटी की आप तो यूजीसी लेवल से जांच हो रहा है, एनसीटीई लेवल से जांच हो रहा है, तो अब तो पकड़े जाना जो है वह अवश्यंभावी है। जो फर्जी होंगे वो पकड़े जाएंगे और दुम दबा के उनको भागना ही पड़ेगा। तो ये इतने बड़े प्रोसेस है।
यदि आप चाह रहे हो कि हम सिलेबस आपको डिटेल्स में बता दें, तो सिलेबस बीपीएससी का आप तैयारी किए होंगे या आसपास के लोग किए होंगे, या बीपीएससी का जो सिलेबस था उसके बारे में मैंने पूर्व में बता रखा है। मैंने आपको पुनः एक बार बता देता हूं, और इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो पूरा सिलेबस के ऊपर ही रहेगा। मैं शॉर्ट में आपको सिलेबस बता देता हूं। आपका जो सिलेबस होगा, चूंकि भाषा तो रहेंगे ही, और भाषा तय होगा 26 जनवरी को जो डिटेल्स नोटिफिकेशन आएंगे उसमें सारा चीज बताया रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट, कैसे अप्लाई करना है, कैसे फी भरना है, कब तक फी भरना है, कब एडिट का ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि गलती हो गया तो एडिट कर लो, कब तक आवेदन होंगे, कब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, कैसे होंगे, सारा चीज आपको प्रोसेस दिया हुआ रहेगा। उसमें पास क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा, है ना, ये सारे आपको रहेंगे। कितने केबी में आपको डॉक्यूमेंट्स आप फोटो अपलोड करें, लाइव फोटो अपलोड होंगे कि पासपोर्ट फोटो अपलोड होंगे, सारे चीज उसमें डिटेल्स दिए रहेंगे। तो वो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा तो आप सभी को पता चल जाएगा। वो बीएससी भी डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी करेगा 26 जनवरी को, ऐसा कहा जा रहा है, तो जारी होंगे तो उस समय पता चल जाएगा आपको। लेकिन सिलेबस की यदि बात करें, पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। सिलेबस की यदि बात करें तो सिलेबस अब विषय जो हिंदी या अंग्रेजी, जिनका उर्दू या बांग्ला है वो रहेंगे। विषय पर आपको जरा भी ध्यान नहीं देना है। विषय जो पूछे जाएंगे प्रश्न वो बहुत ही सरल होंगे, उस पर आपको समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मात्र आपके पास 1 माह का समय है, और इसी 1 माह में आपको इतने जो है लेंदी प्रोसेस से भी आपको गुजरना है, और उसके साथ साथ आपको तैयारी भी करने हैं, क्योंकि आपको भागम भाग भी है। आवेदन कीजिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, उसको ले जाइए जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास, वहां से आप जो है उसको सिग्नेचर करवा के आइए, फिर आप अपलोड कीजिए, फिर कुछ दिनों के बाद उसको डाउनलोड कीजिए, फिर परीक्षा देने जाइए। तो ये लेंदी प्रोसेस से भी आपको गुजरना है, और इसके साथ साथ आपको तैयारी भी करना है, और विद्यालय में आपको पढ़ाते भी रहना है। ऐसा थोड़ी कि छुट्टी दिया जा रहा है आपको तैयारी करने के लिए। ठंड का भी तो छुट्टी नहीं है ना आपको कि 2-4 दिन, हफ्ता दिन के लिए छुट्टी ठंड के बहाने भी हो जाता है, तैयारी कर सके। विद्यालय में पढ़ाते हुए भी आपको तैयारी करना है। और ये जो सक्षमता परीक्षा होगा, ये मामूली सी परीक्षा होते हुए भी इसे पास करना मामूली बात नहीं है। यदि तैयारी नहीं होगा तो पास नहीं कर पाएंगे, और पास कर भी लेंगे यदि, तो फिर आप कहां फेंका जाएंगे कहना मुश्किल होगा। आपका जॉब लोकेशन जो है आपको पसंद लायक नहीं मिलेंगे, और वरीयता भी आपको नहीं होंगे। वरीयता आपको नहीं मिलेंगे तो फिर आगे जो है प्रोन्नति में जो है आपको समस्या उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रोन्नति में वरीयता देखा जाता है। ये सारे आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। भाषा के बारे में मैंने आपको बता दिया। 40 नंबर का जो सामान्य अध्ययन होगा, वो सामान्य अध्ययन में आपको सारे विषय से पूछे जाएंगे। आपका मैथ रहेगा, आपका साइंस रहेगा, आपका सोशल साइंस रहेगा, आपका रीजनिंग रहेगा, आपका करंट अफेयर्स रहेगा, आपका ज्योग्राफी रहेगा, आपका ईवीएस रहेगा, आपका जो आपका फ्रीडम फाइटिंग जो है, इंडियन फ्रीडम फाइटिंग से आपका रहेगा, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से आपका रहेगा प्रश्न, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद 80 अंक के जो होंगे, यही महत्वपूर्ण है। 80 अंक वाला ये महत्वपूर्ण है। 40 अंक के लिए आपको जो है बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सारे विषय उसमें पढ़ने होंगे। लेकिन 80 अंक का जो सिर्फ आपका विषय का, जिस विषय में आप पारंगत है, पढ़ा रहे हैं वर्षों से, उसी विषय से आपको 80 अंक पूछे जाएंगे। अब जो आपका 1 to 5 होगा, तो 1 to 5 में कौन सा विषय है? सामान्य विषय। सामान्य विषय में आपका सारे विषय आ जाते हैं, और उसके बाद भाषा वाला होता है, उसमें आपका उर्दू या बांग्ला होता है। तो जो आपका सामान्य विषय उसमें तो जो 1 to 5 में पढ़ाए जाते हैं वो सारे विषय आ जाएंगे। जैसे मैथ हो गया, ईवीएस हो गया, 1 to 5 में महत्वपूर्ण विषय यही है, मैथ और ईवीएस, तो ये आपको पढ़ लेने हैं। तो आप देखिए, सिर्फ 1 to 5 का पढ़ लेने मात्र से आपका नहीं होगा। आपको ध्यान में रखना है कि जो पाठ्यक्रम की जो बात की गई है सिलेबस की, वो आपके जो योग्यता निर्धारित किए गए हैं उस हद तक आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात 1 to 5 में यदि मैथ पूछा जाएगा तो इंटर लेवल तक का पूछा जाएगा। यदि ईवीएस पूछे जाएंगे तो इंटर लेवल तक के पूछे जाएंगे, चाहे जो भी विषय है। 6 to 8 में चूंकि ग्रेजुएशन होना चाहिए उसके लिए, तो वो आपका जो भी विषय है आपका, जैसे आप एसएसटी में हैं तो एसएसटी में 2 विषय आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी से आपको ध्यान रखना है कि जो 2 विषय आप वहां सिलेक्ट करेंगे, जिन 2 विषयों के लिए आपको परीक्षा देना होगा, वही 2 विषय आप पढ़ेंगे ज्यादातर। और बाकी 40 नंबर के लिए तो आपको सब पढ़ना ही है। लेकिन 40 नंबर जो है वो बहुत कठिन नहीं होंगे, और 30 नंबर भी बहुत कठिन नहीं होंगे जो भाषा का होगा। 40 नंबर भी बहुत कठिन नहीं होंगे जो सामान्य अध्ययन के लिए होंगे। 80 नंबर जो आपके विषय से होंगे ये कठिन होंगे, चूंकि आपके विषय का है, आप वर्षों से इसे पढ़ा रहे हैं, इसलिए कठिन होंगे। अब इसमें जो आपका योग्यता निर्धारित किया गया है वहां उस हद तक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो 40 नंबर वाला सबका सेम रहेगा। 40 नंबर वाला जो हमने बताया वो सबके लिए सेम रहेगा। 6 to 8 में आपको खासा ध्यान रखना है एसएसटी वालों को कि 2 विषय से आपके प्रश्न होंगे, और 2 विषय जो आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आप प्रांगत हैं, उन्हीं 2 विषय को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जिसमें आपका एक विषय रहेगा हिस्ट्री या ज्योग्राफी, हर हाल में रहेंगे, और दूसरा जो विषय होगा वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 विषय में से कोई एक विषय होंगे। तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक विषय तो अवश्य ही पढ़ना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। उसके बाद दूसरा जो विषय होगा, सेक्शन होगा, वह जो है आपको इस 4 विषय में से कौन पढ़ना चाहते हैं। हिस्ट्री यदि फर्स्ट में लेते हैं तो फिर दूसरा में ज्योग्राफी, पॉलिटी, या फिर आप इकोनॉमिक्स ले लेंगे। और यदि पहला में यदि ज्योग्राफी आप रखते हैं, दूसरा में हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स में से कोई ले लेंगे। तो आप जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो आप विषय 2 विषय ही चुन लेंगे, सभी को पढ़ना आवश्यक नहीं है। 9th-10th में भी ग्रेजुएशन होना चाहिए तो ग्रेजुएशन तक का उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। 11th-12th में पीजी होना चाहिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल टॉप नहीं रहेगा तो लो भी नहीं रहेगा, मीडियम रहेंगे, इसलिए आपको तैयारी में लग जाना है। अब इसमें बात कर लेते हैं कौन लोग हैं जो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, और कौन है जो परीक्षा में बैठेंगे, पास भी होंगे लेकिन वे योगदान नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन लोग हैं जो नहीं बैठ पाएंगे। तो आपको मैंने बताया था कि जो 3.5 लाख या 4.25 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं पूरे बिहार भर में, उसमें लगभग
72,000 नियोजित शिक्षकों का फ़ोल्डर गायब है। वो फ़ोल्डर जाँच परिषद तक पहुँचा ही नहीं है, जाँच कमेटी तक नहीं पहुँच पाया है, तो नहीं दे पाएँगे। 3,000 के आस-पास 2.5 से 3,000 फर्जी पाए गए हैं, उन पर एफआईआर दर्ज है। तो किसी का जो है वेतन स्थगित कर दिया गया है, किसी को सस्पेंड किया गया है, किसी को जो है निरस्त कर दिया गया है, नियुक्ति ही उनका। तो वो नहीं भर पाएँगे। लगभग 75,000 के आस-पास नियोजित शिक्षक जो हैं वो सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएँगे। वो किसी न किसी प्रकार से अयोग्य हैं, फर्जी हैं, उनका फ़ोल्डर ही गायब है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो हैं वो आगे जो जाँच कमेटी पिछले 9 साल से जो नियोजित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स को जाँच कर रही है, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, तो नहीं बैठ पाएँगे। उसके बाद जो वैसे भी बहुत सारे ऐसे शिक्षकगण हैं जो परीक्षा में बैठेंगे, पास भी करेंगे, लेकिन वे योगदान नहीं कर पाएँगे। तो उसके पीछे उनका अपना भूल रहेगा और वह भूल यह है कि यदि जो मूल प्रवेश पत्र होगा, जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, यदि उनका खो जाता है, तो योगदान नहीं कर पाएँगे। पुनः उनका नेक्स्ट जो क्षमता परीक्षा है, उसमें उनको बैठना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है, आपको एडमिट कार्ड हर हाल में अंत तक आपको रखने हैं और आप अभी से जो आपका नियुक्ति पत्र जो मिला था, जो योगदान पत्र मिले थे नियोजन इकाइयों के द्वारा, वो आप जो है इकट्ठा कर लीजिए और आप देख लीजिए उसमें नियुक्ति का तिथि क्या है, योगदान का तिथि क्या है और आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स यदि गलत है तो त्रुटि सुधार भी करवा लीजिए। यदि कहीं कहीं समस्या होगा तो फिर मामला फँस जाएगा। आधार कार्ड में देख लीजिए कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। ये सारे आप देख लेंगे, आप सारे आप गुरुजन हैं, इन सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और नहीं तो यदि कहीं कुछ कमियाँ आपके तरफ से रह जाती है तो क्षमता परीक्षा में बैठेंगे, पास भी होंगे, एक अटेम्प्ट भी आपका चला जाएगा और आप योगदान भी नहीं दे पाएँगे। राज्यकर्मी बनते रह जाएँगे आप। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ों पर खासा ध्यान रखना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को अग्रिम बधाई कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जितने भी हमारे वीडियो को देखने वाले और न भी देखने वाले, पसंद करने वाले, न भी पसंद करने वाले, जो हमारे नियोजित शिक्षक गुरुजन हैं, वो सक्षमता परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में ही वो झंडा गाड़ दें और हर तरह से वो सही पाए जाएँ, हर जाँच प्रक्रियाओं से वो सही तरीके से गुज़रे और सफलता उन्हें प्राप्त हो और वे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लें और सभी की वरीयता उच्चतर हो और वे उच्च अंक प्राप्त करके अपना होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट में ही वो अपना पठन-पाठन का कार्य जारी रखें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हम पे आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।